हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कवर कर रहे हैं एक्सरेज, जो कि आईआईटी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो उसमें हम लोग का क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। तो इसमें हम लोग विदाउट एनी दिस दैट स्टोरी के डायरेक्ट हम लोग जो काम की चीज़ें हैं उसी को हम सिर्फ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो पॉइंट ये है कि व्हाट इज एन एक्सरे। एक्सरे क्या होता है? तो एक्सरे हम लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है जिसमें फ्रिक्वेंसी हाई होता है और वेवलेंथ लो। हाई फ्रिक्वेंसीज और लो वेवलेंथ का रेडिएशन होता है और इसका वेवलेंथ हम लोगों का जनरली 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम के लगभग आसपास में रहता है हम लोगों का। ये रफ रेंज एक है, तो ये हम लोगों का एक रफ रेंज 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में। और उसके बेसिस पे अगर देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी लगभग हम लोगों का 10 टू द पावर 19 और 16, ये 16 10 टू द पावर 16 से 10 टू द पावर 19 के ऑर्डर में आता है हम लोगों का इतना हर्ट्ज। क्योंकि फ्रीक्वेंसी हम लोग का होता है स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, और स्पीड हम लोगों का ये है और वेवलेंथ का वैल्यू लगभग रफ रेंज ही हम लोगों का है। तो इसके वैल्यू जब पुट करते हैं तो इस रेंज में लगभग हम लोगों का फ्रीक्वेंसीज एक्सरे का आता है। तो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ। अब बात करते हैं इसका एनर्जी अगर हो तो इसमें ये देखा गया कि एनर्जी इसका बहुत हाई, मतलब ये जो एक्सरे के फोटोन होते हैं उनका जो एनर्जी होता है वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में रहता है। एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन इज ऑर्डर ऑफ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये विजिबल जो रेडिएशन होता है हम लोगों का यानी कि लाइट वगैरह, उसमें जो फोटोन होते हैं उसका एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में रहता है और ये है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इससे 1000 गुना ज्यादा 1000 टाइम्स ज्यादा हम लोगों का एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन रहता है लाइट्स के फोटोन से। अब इसका डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज। एक्सरे का डिस्कवरी जो था वो एक्चुअली एक्सीडेंटल था, जिसमें हम लोगों का कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा था और उसमें ये कुछ अननोन रेडिएशन हम लोगों का जिस समय डिस्कवर हुआ था या ऑब्जर्वेशन जब किया गया था तो ये उस समय इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए इसका नाम हम एक्सरे रखा गया था। और ये ऑब्जर्वेशन में ये देखा गया कि जब डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रेज हम लोगों का पास कराते हैं तो उस केस में हम लोगों का फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होता है। और ये हम लोगों का जब कैथोड रेज स्ट्राइक करते हैं जो वॉल है ट्यूब का उसके वॉल पर, तो उसमें हम लोगों का चमक पैदा होता है। वही एक्सपेरिमेंट था हम लोगों का। उसी समय ये ऑब्जर्वेशन किया गया था कि ये जो रेडिएशन था कहीं नियर बाई में हम लोगों का वो ट्यूब से बाहर नियर बाई में एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन, फ्लोरेसेंट का मतलब क्या है जिसमें चमक पैदा होता है, तो ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन जो रखा हुआ था नियर बाई में और उसमें ये चमक पैदा किया, यानी ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन जब ग्लो करने लगा तो ये पता चला कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, वहां पर तो कोई कुछ चीज पहुंच ही नहीं रहा है तो ग्लो क्यों कर रहा है। फिर उसके बाद क्या किया गया, ट्यूब को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया गया। उसके बाद सेम फिनोमेना ऑब्जर्व किया गया। तो इससे पता चला कि ये हम लोगों का वो तो विजुअल लाइट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि विजुअल लाइट हम लोगों का ब्लैक पेपर को क्रॉस नहीं कर सकता है। लेकिन ये फिर से वही सेम फिनोमेना ऑब्जर्व किया गया। इसका मतलब ये था कि ये विजिबल लाइट तो नहीं हो सकता है, विजिबल रेडिएशन तो नहीं हो सकता है। तो फिर उसके बाद में बहुत सारा एनालिसिस किया गया और इसके बाद कुछ कुछ कंक्लूजन इसमें निकाला गया है। वही मेन कंक्लूजन हम लोग देखने जा रहे हैं आज। इसका डिस्कवरी, इट इज डिस्कवर्ड बाय विल्हेम के रोएंटगेन इन 1895। और ये डिस्चार्ज ट्यूब जो कि हम लोगों का लो प्रेशर, हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लो प्रेशर और हाई वोल्टेज से हम लोगों का ये एनर्जी जो भी था एनर्जी बढ़ रहा था। और लो प्रेशर की वजह से हम लोगों का ये लो प्रेशर का मतलब वैक्यूम, ऑलमोस्ट वैक्यूम क्रिएट किया गया है। तो ये लो प्रेशर और हाई वोल्टेज में जब ऑपरेट होता है डिस्चार्ज ट्यूब, उसको ऑपरेट कराया गया तो उस केस में हम लोगों का ये रेडिएशन प्रोड्यूस हुआ जो कि अननोन नेचर का था उस समय, एंड दैट कॉज अ फ्लोरेसेंट स्क्रीन इन द नेबरहुड टू ग्लो ब्राइटली। अब ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन क्या है? और ये ऑब्जर्व फिर हमने देखा गया कि जब क्रिस्टल ऑफ बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड, जो बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड का जो क्रिस्टल है उसमें भी हम लोगों का फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हुआ, मतलब ये भी हम लोगों का फ्लोरेसेंट स्क्रीन की तरह है। और फ्लोरेसेंट स्क्रीन हम लोगों का बनता किससे है? फॉस्फोर से। फॉस्फोर क्या है? इसका मेन कंपोनेंट हम लोगों का जिंक सल्फाइड होता है। फॉस्फोर का मेन कंपोनेंट जिंक सल्फाइड
जिसमें हम लोगों का कॉपर, एल्यूमिनियम और यूरोपियम वगैरह ये हम लोगों का उसमें कुछ डोपिंग के तौर पर ऐड करते हैं। डोपिंग का मतलब उसमें बीच बीच में कहीं कहीं ये कॉपर या एल्यूमिनियम या यूरोपियम कोई भी जिंक सल्फाइड का मटेरियल में ये चीजें हम लोगों का सस्पेंडेड रहता है, तो वो हम लोगों का बनता है फॉस्फोर। और ये हम लोगों का फ्लोरेसेंट स्क्रीन, जो कि इसमें हम लोगों का जब कोई रेडिएशन पड़ता है या इलेक्ट्रॉन वगैरह स्ट्राइक करता है तो उस समय उसमें चमक पैदा होता है। ये नेक्स्ट थिंग हम लोगों का प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। एक्सरे का जो प्रोडक्शन है वो कैसे हो रहा था, तो इसमें कहा गया कि जब हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जब किसी मेटल पे स्ट्राइक करते हैं तो उस केस में हम लोगों का वो स्ट्रांगली रिटार्ड होते हैं, और स्ट्रांगली रिटार्ड होने की वजह से अपना एनर्जी जो लूज करते हैं। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर रिटार्ड होता है यानी कि एक्सेलरेशन उसमें जब आएगा, रिटार्डेशन भी तो एक तरह का एक्सेलरेशन ही है, बस वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो उस केस में हम लोग कहते हैं कि किसी भी अगर चार्ज पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन आता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन हम लोगों का हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन मेटल को स्ट्राइक करते हैं तो स्ट्रांगली रिटार्ड होते हैं, उस केस में अपना एनर्जी लूज करते हैं, और जो एनर्जी लूज करते हैं वही हम लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में इमिट होता है, एंड दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कॉल्ड एक्सरेज। तो यहाँ पर हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम टारगेट मेटल, जो भी हम लोगों का मेटल था जिसपे स्ट्राइक कर रहा था, वो हम लोगों का क्या होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, हाई एटॉमिक नंबर, हाई डेंसिटी का होना चाहिए, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होनी चाहिए। भाई हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्यों होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होना चाहिए, सब चीज हाई क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है तो उसका कुछ ही पार्ट हम लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में उस एनर्जी का होता है, उस एनर्जी का कुछ ही पार्ट हम लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कन्वर्ट हो रहा है, मैक्सिमम पार्ट हम लोगों का हीट में कन्वर्ट होता है। तो भाई हीट बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा तो ये मेल्ट भी कर सकता है, इससे हम लोगों को बचने के लिए क्या करते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई रखना पड़ता है। अब हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई डेंसिटी होना चाहिए ताकि रेडिएशन हम लोगों का हाई या हाई एनर्जी लूज करे। हाई एनर्जी लूज करेगा उस केस में हम लोगों का हाई एनर्जी का रेडिएशन भी प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर हम लोगों का ये सब चीज स्पेसिफिकेशन कर सकते हैं इसको हम लोगों का एक्सरे के लिए, टारगेट मेटल के लिए, सॉरी, ये टारगेट मेटल के लिए स्पेसिफिकेशन है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो apparatus यूज किया जा रहा है, apparatus यूज फॉर एक्सरे प्रोडक्शन इज कॉल्ड कूलिज ट्यूब। इस apparatus को हम लोग बोलते हैं कूलिज ट्यूब। इसमें हम लोगों का क्या है, इवैक्यूएटेड एक चैम्बर है, और इवैक्यूएटेड चैम्बर में हम लोगों का है इनक्लोज्ड है ये हम लोगों का सेटअप। इस सेटअप में क्या किया गया है कि एक कॉपर ब्लॉक में हम लोगों का टारगेट मेटल जिसपे स्ट्राइक कराना है इलेक्ट्रॉन को, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, इसमें अटैच किया गया है कॉपर ब्लॉक में। और इस साइड में हम लोगों का जिसमें इलेक्ट्रॉन जहां से निकलना है दैट इज कॉल्ड कैथोड और इमीटर। इसको जब हीट करते हैं हम लोग फिलामेंट का यूज करके तब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन हम लोगों का जब इधर मूव करेंगे, अब इधर मूव कराने के लिए क्या करना है, तो इसको मूव कराने के लिए हम लोगों का इन दोनों के बीच में एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है। ये दिस वोल्टेज अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑर्डर ऑफ किलो वोल्ट, 50 किलो वोल्ट के ऑर्डर में हम लोगों का अप्लाई होता है ये वोल्ट। तो जब ये दोनों के बीच में हम लोगों का 50 किलो वोल्ट का अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो यहां से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन अब बहुत तेजी के साथ इधर एक्सेलरेट होंगे क्योंकि हाई पोटेंशियल डिफरेंस है, और हाई पोटेंशियल डिफरेंस से जब एक्सेलरेट होंगे तो उस केस में हाई काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं, और इसमें हम लोगों का एनर्जी जो गेन हो रहा है इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इसको वी नॉट बोल देते हैं, वी वोल्टेज ही रखने देते हैं इसको। दिस इज अप्लाइड वोल्टेज। ये अप्लाइड वोल्टेज जो था, तो जब किसी वोल्टेज V से अब एक्सेलरेट होगा इलेक्ट्रॉन तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज V अप्लाइड वोल्टेज। ये हाई एनर्जी के साथ जब स्ट्राइक करता है तब ये रेडिएशन हम लोगों का प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पर ये हम लोगों का रेडिएशन जो प्रोड्यूस हो रहा है एक्सरे, अब इसमें एक्सरे के फोटॉन्स कितने प्रोड्यूस होंगे,
तो डिपेंड करता है कि यहाँ से हम इस इलेक्ट्रॉन कितना स्ट्राइक करते हैं टारगेट मेटल को। जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन भी प्रोड्यूस होंगे, और एक्सरे फोटोन का नंबर अगर बढ़ता है इसका मतलब जो इंटेंसिटी है एक्सरे का वो बढ़ेगा। फोटोन थियरी ऑफ लाइट वगैरह जो पढ़े थे इंटेंसिटी का डिस्कशन, वही सेम चीज है। तो इसमें हम लोगों का इंटेंसिटी इसका जो बढ़ाना है तो क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो स्ट्राइक हो रहे थे उनका नंबर बढ़ाना होगा, तब ये इंटेंसिटी बढ़ेगा। और इनका नंबर बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका हीटिंग बढ़ा सकते हैं हम लोग। जितना ज्यादा हीटिंग होगा उतना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसका हीटिंग बढ़ाने के लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हीट करने के लिए एक वोल्टेज अप्लाई किए हैं, दैट इज कॉल्ड फिलामेंट वोल्टेज। इसको बोलते हैं हम लोग फिलामेंट वोल्टेज, और इसकी वजह से जो करंट फ्लो करता है फिलामेंट में, इसको फिलामेंट करंट कहा जाता है। अब ये कैथोड था, या इसको हम लोग इमीटर बोलते हैं, इसको हीट कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल रहा था। अब इलेक्ट्रॉन ये रैंडमली इधर उधर ना निकल पाए उसके लिए आगे हम लोगों का एक छोटा सा पिन होल करके इसमें एक प्लेट लगाया जाता है, दिस इज कॉल्ड कॉलीमीटर। स्मॉल पिन होल होता है उस प्लेट में, ताकि बस इलेक्ट्रॉन उतने ही दूर से निकले। अब इतने ही दूर से निकलने का बेनिफिट क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन हम लोगों का एक लाइन में चलेगा, और एक लाइन में चलेगा इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक थिन बीम बनेगा हम लोगों का। तो इलेक्ट्रॉन को थिन बीम में कन्वर्ट करने के लिए ही हम लोग कॉलीमेटर का यूज करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ स्ट्राइक करता है, इसका कुछ पार्ट हम लोगों का, कुछ पार्ट का मतलब अप्रोक्सीमेटली 1-10%, 1 से 10% ही एनर्जी हम लोगों का एक्सरे में कन्वर्ट हो रहा है। बाकी 90 to 95% हम लोगों का ये हीट में कन्वर्ट हो रहा है। तो 10% तक ही एनर्जी हम लोगों का अगर कन्वर्ट हो रहा है तो बाकी 90% तो हीट में कन्वर्ट हुआ है। इसका मतलब हीट बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये हीट इतना ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, उसको जल्दी से बाहर निकालने के लिए ही हम लोग कॉपर ब्लॉक यूज करते हैं, क्योंकि कॉपर ब्लॉक हम लोग क्या है, हीट का अच्छा कंडक्टर होता है, इसलिए कॉपर ब्लॉक यूज करते हैं हम लोग। क्योंकि यहाँ से हीट इधर से इधर हम लोग का जल्दी से ट्रांसफर हो सकता है, इसमें से इधर। और इसमें और भी ओवर हीटिंग ना हो जाए उसके लिए इसको कूल भी करते हैं, कूलेंट यूज करके इसको कूल भी किया जाता है हम लोगों को। ओवर हीटिंग होगा तो इसमें मेल्टिंग हो जाएगा, इसलिए ये जल्दी से मेल्ट ना करे तो इसलिए कूल किया जाता है इसको यूजिंग कूलेंट। अब यहाँ पर हम लोगों का जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर हो रहा है तो उस केस में अब ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा तो ये हम लोगों का वोल्टेज के थ्रू कनेक्ट है बैटरी के, तो इधर से फिर पहुंच गया हम लोगों का वापस इधर। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक्सटर्नल सर्किट में भी हम लोगों का एक करंट फ्लो करता है। अब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर अगर फ्लो करेगा या ट्रांसफर हो रहा है तो उस केस में करंट हम लोगों का ऐसे फ्लो कर रहा होगा, तो इधर से इधर हम लोगों का एक करंट फ्लो करता है, दिस इज कॉल्ड करंट इन एक्सटर्नल सर्किट। अब ये करंट इन एक्सटर्नल सर्किट किसके बराबर हो जाएगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इधर से इधर ट्रांसफर होगा उसी के हिसाब से पर सेकेंड चार्ज भी ट्रांसफर होगा। अब कह रहे हैं कि n इलेक्ट्रॉन अगर 1 सेकेंड में ट्रांसफर हुआ तो 1 सेकेंड में चार्ज कितना ट्रांसफर हो गया, n इंटू ई, बिकॉज ई इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब 1 सेकेंड में चार्ज का ट्रांसफर इन दोनों प्लेट के बीच में जब होगा तो हम लोग कहेंगे कि इन दोनों प्लेट के बीच में जो करंट फ्लो करेगा वो चार्ज पर सेकेंड। तो दिस इज टोटल चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड बिटवीन दीज टू प्लेट्स, इसीलिए करंट का वैल्यू एक्सटर्नल सर्किट में किसके बराबर हो गया, n इंटू ई। और n क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइकिंग द टारगेट पर सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे हैं वो हम लोग का है n। इंटेंसिटी के लिए हम लोग क्या बोले थे, एक्सरे के इंटेंसिटी के लिए ये हम लोगों का नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ाना होगा। इसको बढ़ाने के लिए हीटिंग हम लोग बढ़ाते हैं फिलामेंट का, तो फिलामेंट करंट बढ़ जाए, और फिलामेंट करंट तब बढ़ेगा जब फिलामेंट वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो फिलामेंट वोल्टेज या फिलामेंट करंट को कंट्रोल करके हम लोग इसका इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा इंटेंसिटी ज्यादा होगा, कम इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा इंटेंसिटी कम होगा। इसका एनर्जी, अब इसका जितना ज्यादा एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन का उतना ही ज्यादा एनर्जी एक्सरे फोटॉन्स का भी होगा। स्ट्राइकिंग जो इलेक्ट्रॉन है उनका एनर्जी जितना ज्यादा होगा एक्सरे फोटोन का भी एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। दैट मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन का एनर्जी किस पे डिपेंड किया है, अप्लाइड वोल्टेज इधर चल,
इस वोल्टेज पर डिपेंडेंट अगर है तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि इस वोल्टेज को अगर बढ़ाएंगे तो उस केस में इसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ गया तो एक्सरे फोटोन का एनर्जी भी बढ़ गया, और एक्सरे फोटोन का एनर्जी बढ़ जाने का मतलब है कि इन एक्सरे फोटोन्स का या एक्सरे का जो पेनेट्रेटिंग पावर है ये हम लोगों का बढ़ जाएगा। तो पेनेट्रेटिंग पावर कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं, अप्लाइड वोल्टेज। इसकी हेल्प से हम लोग इस एक्सरेज का पेनेट्रेटिंग पावर कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे इज कंट्रोल बाय फिलामेंट वोल्टेज और फिलामेंट करंट, एंड पेनेट्रेटिंग पावर ऑफ एक्सरे इज कंट्रोल बाय अप्लाइड वोल्टेज या एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। इसको एक्सेलरेटिंग वोल्टेज भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा रहा था, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। यहाँ पर ये करंट का वैल्यू लिखे थे I इक्वल टू एन, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइकिंग द टारगेट पर सेकेंड। तो ये हम लोगों का वर्किंग था एक्सरे प्रोडक्शन जो भी था इसमें हम लोगों का। ये नेक्स्ट थिंग आर टाइप्स ऑफ एक्सरेज। ये टाइप्स ऑफ एक्सरे हम लोगों का, तो यहाँ पर कैटेगराइजेशन का जो बेसिस है एक बार हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी और पेनेट्रेटिंग पावर ऑफ एक्सरेज। एक्सरे का जो पेनेट्रेटिंग पावर है उसके बेसिस पे अगर हम लोग देखते हैं तो दो तरह का एक्सरे होता है, हार्ड एक्सरे और सॉफ्ट एक्सरेज। हार्ड एक्सरेज का मतलब क्या है, इनका पेनेट्रेटिंग पावर रिलेटिवली हम लोगों का हायर होता है एज कंपेयर टू सॉफ्ट एक्सरेज। और ये हम लोगों का सॉफ्ट एक्सरेज जो इनका रफ वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में है, दीज आर कॉल्ड सॉफ्ट एक्सरेज। और हार्ड एक्सरेज का जो वेवलेंथ लगभग ये 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास है, वो हम लोगों का कहलाता है हार्ड एक्सरेज। वेवलेंथ कम होने की वजह से इनका एनर्जी और ज़्यादा हो गया है इनसे, तो इसलिए हम लोगों का ये रिलेटिवली देखेंगे तो अगर कंपेरेटिवली इनका जो पेनेट्रेटिंग पावर होगा वो हाई होगा इनसे, इसीलिए इसको हार्ड एक्सरे बोला जाता है, इसको सॉफ्ट एक्सरेज। एंड दिस सॉफ्ट एक्सरेज प्रोडक्शन जो रिलेटिवली हम लोग कह रहे हैं कि कम, तो कम एनर्जी होने का मतलब यह है कि इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम थोड़ा होना चाहिए, यानी कि कम पोटेंशियल डिफरेंस, और प्रेशर जो हम लोगों का डिस्चार्ज ट्यूब में था वो थोड़ा सा हाई होना चाहिए था, तब इसमें पेनेट्रेटिंग पावर कम हो जाता है। वही लिखा हुआ है, कंपैरेटिवली लो पोटेंशियल डिफरेंस एंड हाई प्रेशर, एंड दिस वन अकर्स एट कंपैरेटिवली हाई पोटेंशियल डिफरेंस एंड लो प्रेशर। तो ये हम लोगों का बेसिस हो गया क्वालिटी और पेनेट्रेटिंग पावर का। अब ये प्रोडक्शन मैकेनिज्म जो था हम लोगों का, प्रोडक्शन मैकेनिज्म के बेसिस पे अगर देखते हैं तो दो तरह का हम लोगों का एक्सरे प्रोड्यूस होता है, कंटिन्यूअस एक्सरेज और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। अब ये दोनों को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में अब डिस्कस करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज और कंटिन्यूअस एक्सरेज का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। ये नेक्स्ट हम लोग का कंटिन्यूअस एक्सरे का जो प्रोडक्शन, कंटिन्यूअस एक्सरे कैसे प्रोड्यूस हो रहा था इसकी बात कर रहे थे हम लोग। तो कंटिन्यूअस एक्सरे तब प्रोड्यूस हो रहा था जब हम लोगों का इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, जो भी टारगेट मेटल के एटम्स थे, उन एटम्स में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन को बिना हीट किए अगर पास करता है तो उस केस में इसका, क्योंकि मैक्सिमम जगह तो खाली होता है, इसलिए जब बिना हिट किए इलेक्ट्रॉन को पास हो रहा होता है इस इन एटम्स के थ्रू, तो इसका काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होता है बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन ऑफ दिस न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई ऑफ द एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम्स। इन इलेक्ट्रॉन्स और इस न्यूक्लियस के इंटरेक्शन की वजह से इसका काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों चेंज हो रहा है। तो उस केस में हम लोग कहते हैं कि ये अब हम लोगों का इसमें एक्सेलरेशन आ जाता है और ये अपना एनर्जी लूज करना शुरू करता है, और जो एनर्जी लूज करता है वही हम लोगों का यहाँ पर रेडिएशन के फॉर्म में इमिट होगा। अगर इतना इंसिडेंट एनर्जी हम लोगों का ये है, इलेक्ट्रॉन इतना एनर्जी के साथ स्ट्राइक करना शुरू किया था, इंसिडेंट होना शुरू हुआ, अब ये फाइनली इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, अब इसमें से कुछ एनर्जी लूज कर दिया, फाइनली हम लोगों का कम है इनिशियल से, दिस फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जितना लॉस करेगा वही हम लोग कह सकते हैं कि रेडिएशन के फॉर्म में इमिट हो सकता है। अब पॉसिबिलिटी क्या है कि मैक्सिमम एनर्जी लॉस कितना हो सकता है, जितना ये है, दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी लॉस।
सारा का सारा एनर्जी लूज कर दे तो इतना एनर्जी का हम लोगों का एक्सरे फोटोन अगर इमिट होता है तो उस केस में वेवलेंथ हम लोगों का, तो मैक्सिमम जब एनर्जी हम लोगों का फोटोन का होगा उसमें वेवलेंथ सबसे कम होगा, और उस केस में मिनिमम वेवलेंथ का जब एक्सरे प्रोड्यूस हो रहा था उसका वैल्यू हम लोग लिखते हैं लैम्डा मिनिमम विच इज hc/e into v. दिस इज कॉल्ड मिनिमम और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस्ड, और इसी को हम लोग बोलते हैं कट ऑफ वेवलेंथ विच इज डिनोटेड बाय लैम्डा सी। लैम्डा सी से डिनोट किया जाता है, और ये हम लोगों का है मिनिमम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब ये तो हम लोगों का हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन की वजह से है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन इमिट होंगे। अब उस केस में मान लेते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन सेम काइनेटिक एनर्जी लूज करते हैं, तो उस केस में हम लोगों का 10 फोटोन एक्सरे का सेम एनर्जी का प्रोड्यूस होगा। फिर बाकी 10 इलेक्ट्रॉन और कुछ एनर्जी लूज किए तो उस केस में हम लोगों का डिफरेंट एनर्जी का एक्सरे फोटोन प्रोड्यूस हुआ। दैट मीन्स कि यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारे वेवलेंथ का हम लोगों का एक्सरे फोटोन प्रोड्यूस हो सकता है, और वेवलेंथ का जो वेरिएशन है वो एक मिनिमम से लेकर के बाकी आगे तक की पॉसिबिलिटी में सारे वेवलेंथ कंसीडर हो सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी हम लोग क्या है, ये एनर्जी जो भी हम लोग लिख रहे थे डेल्टा के इनिशियल माइनस के फाइनल, दिस इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी इतना लूज हुआ तो यही सेम एनर्जी है हम लोगों का फोटोन का विच इज hc/λ। तो यहां से लैम्डा का वैल्यू अगर लिखें तो इट इज hc/डेल्टा की, और जिस समय डेल्टा के मैक्सिमम होगा उस समय हम लोगों का ये लैम्डा मिनिमम होगा। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में लॉस तब होगा जब फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा तब हम लोगों का इतना एनर्जी लॉस हुआ मैक्सिमम, तो उस केस में हम लोगों का ये है। अब पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो मिनिमम पॉसिबिलिटी हम लोगों की क्या है, पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो हम लोगों का मिनिमम पॉसिबिलिटी है कि मिनिमम का वैल्यू जीरो हो सकता है। तो डेल्टा के का वैल्यू मिनिमम जीरो और मैक्सिमम कितना के आई के बराबर। तो अब जीरो अगर पुट करते हैं तो लैम्डा क्या आ गया, इनफाइनाइट। दैट मीन्स कि यहाँ पर एक मिनिमम वेवलेंथ से लेकर के और इनफाइनाइट तक के वेवलेंथ की पॉसिबिलिटीज है यहाँ। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो भी एक्सरे फोटोन या एक्सरे प्रोड्यूस हो रहा है उनमें वेवलेंथ हम लोगों का एक मिनिमम वैल्यू से हमेशा ज्यादा ही है, एंड दिस मिनिमम वेवलेंथ इज कॉल्ड कट ऑफ वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ इमीडिएट एक्सरेज। अब ऑब्जर्वेशन में ये देखा गया है कि जो इंटेंसिटी है एक्सरे का इस वेवलेंथ का, सॉरी इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे जो प्लॉट किया गया है या इसका ग्राफ ऑब्जर्वेशन में जो मिला है वो हम लोगों का कुछ इस तरह से मिलता है। तो ये इंटेंसिटी और ये हम लोगों का वेवलेंथ, तो इंटेंसिटी का वेरिएशन वेवलेंथ के साथ इस तरह से हम लोगों का ऑब्जर्वेशन में मिला गया कंटिन्यूअस एक्सरेज। तो ये कंटिन्यूअस कर्व्स यहाँ पर एक मिनिमम वेवलेंथ से लेकर के सारे और आगे तक के वेवलेंथ इंक्लूडेड है यहाँ पर। तो अब ये लो वोल्टेज था 20 किलो वोल्ट, अगर ये वोल्टेज हम लोगों का था उस समय ये ग्राफ बना है। अब अगर हम लोग वोल्टेज बढ़ा दिए 30 किलो वोल्ट, 30 किलो वोल्ट बढ़ाएंगे तो लैम्डा मिनिमम और कम हो गया, भी बढ़ाया गया लैम्डा मिनिमम और कम हो गया, यानी ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर गया। फिर से सेम नेचर का ग्राफ, यहाँ पर 40 बढ़ाए और कम हो गया। इस तरह से हम लोगों का जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे लैम्डा मिनिमम उतना कम होता जाएगा। व्हाट अबाउट इंटेंसिटी, ये हम लोग का अब इंटेंसिटी क्या है, तो अब मान लेते हैं कि लैम्डा मिनिमम ये है और लैम्डा मिनिमम के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी का वैल्यू जीरो है। इसका मतलब क्या है कि ये हम लोगों का वेवलेंथ का रेडिएशन या एक्सरे फोटॉन्स लगभग 9 के बराबर है। फिर अगला वेवलेंथ हम लोगों का ये है, अब इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग ये इंटेंसिटी है, मतलब इस पार्टिकुलर वेवलेंथ के फोटॉन्स थोड़ा सा बढ़ गए। इस वाले वेवलेंथ की बात करेंगे तो ये पार्टिकुलर वेवलेंथ है, इसके करस्पॉन्डिंग इतना इंटेंसिटी आया, यानी कि इससे ज्यादा हम लोगों का इस वाले वेवलेंथ का एक्सरे फोटॉन्स है। सबसे ज्यादा हम लोगों का इस वेवलेंथ का एक्सरे फोटोन है क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम इंटेंसिटी है। फिर और कम होने लगे, इस वेवलेंथ का और कम है, इससे इस वेवलेंथ का और कम है, इस वेवलेंथ का और कम है।
तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी और इस पर्टिकुलर वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी मैक्सिमम। तो ये हम लोगों का था कंटिन्यूअस एक्सरे का वेरिएशन विथ सॉरी इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे विथ वेवलेंथ और कंटिन्यूअस एक्सरेज। और एक चीज इसमें कि ये जो इलेक्ट्रॉन था इसको इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन या प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं हम लोग। और एच सी बाई ईवी, एच सी का वैल्यू वैसे हम लोग पुट करते हैं 12,400। लैम्डा मिनिमम का वैल्यू एच सी अपॉन ई इंटू वी और इट कैन बी रिटन एज 12,400 डिवाइडेड बाई ई इंटू वी। अब V को अगर वोल्ट में रख दें तो E मल्टीप्लाई होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब एनर्जी लिखेंगे तो ये हम लोगों का किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में। नहीं, नीचे वाला टर्म अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे तो ये पूरा हम लोगों का वैल्यू आएगा एंगस्ट्रॉम में, लैम्डा का वैल्यू। और यहाँ एक जीरो कम कर देते हैं तो ये हम लोगों का आ जाता है नैनोमीटर। अब आते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। ये नेक्स्ट थिंग हम लोगों का कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे हम लोगों का क्या है, तो इसका भी हम लोगों का प्रोडक्शन बिल्कुल वही है कि इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, जब इसमें हम लोगों का बहुत सारा इलेक्ट्रॉन अगर इंसिडेंट हो रहा है तो उसमें से हम लोगों का बहुत सारा इलेक्ट्रॉन अगर बिना किसी इलेक्ट्रॉन को हिट किए पास कर जाता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो किसी इलेक्ट्रॉन को हिट कर देंगे और ये इसके पास एनर्जी बहुत हाई है। तो जब ये किसी इलेक्ट्रॉन को, यानी कि मोस्टली इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे के शेल, एल शेल, एम शेल, इनर शेल इलेक्ट्रॉन को जब ये नॉकआउट कर देता है, ये जब इससे टकराएगा तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा क्योंकि इसके पास बहुत हाई एनर्जी है। तो जब इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देता है इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स को, तो उस केस में वैकेंसी क्रिएट हो गया है और इस वैकेंसी को फिल करने के लिए अपर शेल वाला इलेक्ट्रॉन जब जंप करते हैं तो उस केस में हम लोगों का ये इलेक्ट्रॉन जब जंप करके यहाँ आएगा तो ये अपना एनर्जी लूज करेगा क्योंकि इस लेवल का एनर्जी ज्यादा है, इसका इससे ज्यादा है। तो ये अपना एनर्जी जो लूज करता है वही हम लोगों का रेडिएशन के फॉर्म में इमिट होता है, एंड इट इज जस्ट लाइक ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन लाइक एटम्स। तो ये ट्रांजिशन की वजह से जो यहाँ पर हम लोगों का रेडिएशन इमिट होता है दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। अब यहाँ पर वैकेंसी हम लोगों का अगर के शेल में क्रिएट हुआ तो जस्ट ऊपर वाले यानी एल शेल से जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लाइन, दैट इज कॉल्ड के अल्फा लाइन। के मतलब के सेल के लिए है तो के लगाते हैं हम लोग। एल सेल में वैकेंसी अगर क्रिएट होगा तो उसके ऊपर वाले से जब जंप करेगा तो उस केस में हम लोगों का एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा कहलाएगा। तो जस्ट ऊपर वाले से आता है तो इसको हम लोग के अल्फा बोलते हैं। उसके और ऊपर वाले से अगर हम लोगों का इलेक्ट्रॉन जंप करता है दैट इज कॉल्ड के बीटा। तो ये हम लोगों का इस तरह से बहुत सारा हम लोगों का के सेल में ट्रांजिशन जब होगा तो ये के सेल के लिए हम लोगों का एक्सरे फोटोन जब इमिट होता है दिस इज कॉल्ड के सीरीज कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। उसी तरह से अगर एल सेल में वैकेंसी क्रिएट हो, जैसे ये इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाता तो इधर वाले इलेक्ट्रॉन जब जंप करते तो उस केस में हम लोगों का एल सीरीज का एक्सरे इमिट होता। तो एल सीरीज कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों का हो। तो इस तरह से डिफरेंट हम लोगों का सीरीज बनता है इसमें भी, जस्ट लाइक हाइड्रोजन लाइक एटम्स में। तो यहाँ पर के सीरीज, एल सीरीज, एम सीरीज, एन सीरीज एंड सो ऑन, इस तरह से सीरीज हम लोगों का बनता है एंड दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। और इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सरे स्पेक्ट्रम। जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़े थे वैसे ही यहाँ पर एक्सरे स्पेक्ट्रम कहलाता है ये। अब ये ट्रांजिशन की वजह से अगर हम लोगों का यहाँ पर रेडिएशन इमिट हुआ है तो इसका वेवलेंथ बिल्कुल वैसे ही होगा, फार्मूला जो हम लोगों का हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए लिखे थे। बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हम लोगों का क्या आता है कि जो हम लोगों का जेड लिखते थे जेड स्क्वायर, उस जेड की जगह पर जेड इफेक्टिव। वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे इज गिवन बाय दिस फार्मूला आर जेड इफेक्टिव स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। भाई n2 ज्यादा है n1 कम है, जहां पर जेड इफेक्टिव को हम लोग लिखते हैं जेड माइनस बी और ये जेड हम लोगों का एटॉमिक नंबर है एक्चुअल किसका, तो ये टारगेट मेटल जो भी होगा उसका कुछ एटॉमिक नंबर होगा टारगेट एटम का, उस केस में हम लोगों का जेड एटॉमिक नंबर है। और बी कहलाता है स्क्रीनिंग और शील्डिंग कांस्टेंट, ये केमिस्ट्री में भी हम लोग पढ़ते हैं शील्डिंग कांस्टेंट। तो ये जेड माइनस बी इज
इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, और ये जेड एटॉमिक नंबर था। अब बी हम लोगों का कहलाता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। और आर हम लोगों का था क्या, रीडबर्ग्स कांस्टेंट। आर इज रीडबर्ग्स कांस्टेंट। तो इस तरह से हम लोगों का कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे प्रोड्यूस हो रहा था। एक्सरे स्पेक्ट्रम या एक्सरे स्पेक्ट्रा कहलाता है। जब के सेल में वैकेंसी क्रिएट हो रहा था तो उस केस में के सेल में जब ट्रांजिशन होगा अपर सेल से, तो उस केस में हम लोगों का जो बनता है दैट इज कॉल्ड के सीरीज एक्सरेज। एल सेल में वैकेंसी अगर क्रिएट होता है तो उस केस में हम लोगों का एल सेल में ट्रांजिशन हुआ, दैट इज कॉल्ड एल सीरीज एक्सरेज। एम सेल में वैकेंसी क्रिएट होगा तो उस केस में एम सीरीज का एक्सरे हम लोगों का बन रहा है। फर्स्ट लाइन जस्ट ऊपर वाले से आता है दैट इज कॉल्ड अल्फा लाइन, उसके और ऊपर वाले से आता है बीटा लाइन, नेक्स्ट लाइन इज गामा, डेल्टा एंड सो ऑन। अब ये के अल्फा, के बीटा, के गामा के सीरीज का हो गया, एल अल्फा, एल बीटा, हर एक में अल्फा बीटा गामा सब में होगा। पहला लाइन हम लोगों का अल्फा लाइन कहलाता है, दूसरा बीटा लाइन, तीसरा गामा, डेल्टा एंड सो ऑन। ये हम लोगों का एक्सरे लाइंस, और इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सरे स्पेक्ट्रम या कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। भाई कैरेक्टरिस्टिक क्यों है, तो ये हम लोगों का एक्चुअली टारगेट मेटल के कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है। जैसे हाइड्रोजन एटम में हम लोगों का जब हम लोगों का स्पेक्ट्रम बना था तो उस केस में हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक शो करता है वो, या हाइड्रोजन का कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। उसी तरह से ये टारगेट मेटल का कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। अब बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों का जो इसको हम लोग इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे वेरिएशन बोलते हैं विथ वेवलेंथ। तो इंटेंसिटी का वेरिएशन विथ वेवलेंथ जब हम लोग को ड्रॉ कर रहे थे कंटिन्यूअस एक्सरेज के लिए, तो ये कंटिन्यूअस कर्व हम लोगों का मिल रहा था। उस केस में अगर साथ में कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे भी प्रोड्यूस हो रहा होगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकता है, दोनों एक ही साथ होता है। अगर 100 इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट हुए तो उसमें से हो सकता है कि 5 इलेक्ट्रॉन हम लोगों का नॉकआउट कर दिए, जिसकी वजह से कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे प्रोड्यूस हो रहा था, और बाकी 95 की वजह से कंटिन्यूअस एक्सरे हुआ। तो दोनों एक्चुअली साथ साथ ही प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए हम लोगों का अब ये वाला जो वेवलेंथ होता है अब ये कंटिन्यूअस तो नहीं है, ये डिस्क्रीट है। भाई ये वेवलेंथ कुछ अलग है, ये वाला वेवलेंथ कुछ अलग है। तो इस वेवलेंथ का एक्सरे जब कंटिन्यूअस वाले में प्रोड्यूस हुआ होगा जितना, उसके अलावा ये वाला कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे और इतना उसी वेवलेंथ का फोटोन कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में भी मिलेगा, तो ये नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे। तो ये वाला नंबर ऑफ फोटॉन्स इस पर्टिकुलर वेवलेंथ के बढ़ गए, क्योंकि इस वाले वेवलेंथ के एक कंटिन्यूअस में भी प्रोड्यूस हो रहे थे और एक कैरेक्टरिस्टिक वाले भी अब ऐड हो गए, तो उसके करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी हम लोगों का सडनली क्या कर गया, जंप कर गया। अब उसी तरह से इसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों का जो था, इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ यानी कंटिन्यूअस एक्सरे में भी इसका वेवलेंथ था ये वेवलेंथ, और ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का भी वेवलेंथ फोटोन निकलेगा, तो उस केस में हम लोगों का इंटेंसिटी हम लोगों का बढ़ जाता है। अब इन दोनों में वेवलेंथ इनमें से ज्यादा और कम कौन है, तो अब हम लोग कह रहे थे कि लेमडा, जैसे एनर्जी का डिफरेंस, ये हम लोगों का के सेल एल सेल एनर्जी ऐसे ऐसे था, ये हम लोगों का के अल्फा लाइन था, ये वाला के बीटा लाइन है। तो यहाँ एनर्जी डिफरेंस हम लोगों का ज्यादा है। अब एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है तो वेवलेंथ ये कम हो, ये वाला एनर्जी डिफरेंस कम है इसलिए वेवलेंथ ज्यादा हो गया। तो के अल्फा और के बीटा में अल्फा का वेवलेंथ ज्यादा होगा और बीटा का कम होगा। उसी तरह से ये दो एल सीरीज का लाइन था, जिसमें एल सीरीज में अब ये एल सीरीज का होगा, अल्फा बीटा हो गया, तो ये एनर्जी सबसे कम है, वेवलेंथ ज्यादा हो गया। तो एल अल्फा कम है, वेवलेंथ ज्यादा होगा, और एल बीटा वाला वेवलेंथ कम होगा। तो इसमें दो सीरीज एल सीरीज का दिखाए थे, दो के सीरीज का। अब इसमें के अल्फा के करस्पॉन्डिंग हाइट हम लोगों का, इसको बोलते हैं पीक हाइट। सडन जो जंप हो रहा है दिस इज कॉल्ड सडन जंप इन इंटेंसिटी, और सडन जंप जो होता है दिस इज कॉल्ड पीक लाइंस। तो ये पीक लाइंस हम लोग किसको बताते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज को, और ये जो कंटिन्यूअस कर्व है वो हम लोगों का कंटिन्यूअस एक्सरे को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पीक लाइन में हम लोगों का ये हाइट ज्यादा दिख रहा है और ये हम लोगों का कम है, अल्फा वाला लाइन हम लोगों का ज्यादा है। दैट मीन्स कि अगर के सेल का वैकेंसी है
तो इसको फिल करने का चांस सबसे ज्यादा इस केस एल सेल वाले इलेक्ट्रॉन के यानी जस्ट ऊपर वाले का ही चांस ज्यादा है भरने का। इसीलिए ये वाले सेल के इलेक्ट्रॉन ज्यादा जंप करते हैं और ये वाले सेल के इलेक्ट्रॉन कम होते हैं यहाँ जंप करने वाले। इसलिए ये वाला फोटोन ज्यादा इमिट होता है और ये वाला कम, इसलिए इसमें ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ और उसमें कम इंक्रीमेंट हुआ है। दैट्स व्हाई दिस हाइट इज स्मॉलर देन दिस वन। आई होप कि ये हम लोगों का हाइट क्यों चेंज हो रहा था ये समझ में आ गया। उसी तरह से इसमें भी बीटा का हाइट हमेशा कम होगा, अल्फा का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि अल्फा में ही हम लोगों का ज्यादा फोटोन बनता है। तो ये तो था हम लोगों का कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का जो कर्व था फॉर गिवन टारगेट मेटल एंड गिवन एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। ये पर्टिकुलर जेड और वी के लिए ग्राफ प्लॉट किया गया था। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, टारगेट मेटल का जो एटॉमिक नंबर था, अब दूसरा टारगेट मेटल यूज करते हैं डिफरेंट एटॉमिक नंबर का, जिसमें मान लेते हैं कि जेड ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो अगर हम ज्यादा करेंगे तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर जेड ज्यादा होगा तो लेमडा का वैल्यू और कम हो जाएगा। तो अगर लेमडा कम हो गया मतलब के अल्फा पहले वाले जेड के लिए जो मिल रहा था, अब जेड बढ़ाने पर ये वाला वेवलेंथ और थोड़ा सा शिफ्ट कर गया पीछे, यानी अब यहाँ पर ये कम हो गया, के अल्फा लाइन का वेवलेंथ और कम हो जाएगा जेड बढ़ाने पर। उसी तरह से बीटा लाइन का भी वेवलेंथ पहले से छोटा मिलेगा फॉर ग्रेटर जेड। वही चीज हम लोग को यहाँ वेरिएशन दिखाया हुआ है। पहला हम लोगों का ये कर्व था जो टोटल लाइन से दिखाया गया है, इसमें सिर्फ दो ही हम लोग लाइन दिखा रहे हैं के अल्फा के बीटा का। अब ये जेड हम लोगों का अगर बढ़ा दें तो ये हम लोगों का अब स्मॉलर वेवलेंथ के अल्फा का हो जाएगा इससे, अब पीक हाइट हम लोगों का अपनी। उसी तरह से ये हम लोगों का एल के बीटा से स्मॉलर वेवलेंथ हम लोगों का हो जाएगा नए वाले में, जिसमें जेड डैश, ये जेड डैश इज ग्रेटर देन जेड, यानी हायर एटॉमिक नंबर का टारगेट मेटल यूज करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ थोड़े थोड़े डिक्रीज कर जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक वाले सिर्फ। लेकिन क्या इस लेमडा मिनिमम में कोई चेंज हुआ, क्योंकि लेमडा मिनिमम हम लोगों का था एच सी अपॉन ई इंटू वी एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, तो ये कहीं जेड पर डिपेंड कर ही नहीं रहा, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा। पहले वाले टारगेट के लिए भी वही रहेगा और दूसरे वाले टारगेट के लिए भी वही रहेगा अगर हम भी चेंज नहीं किए तो। अब जेड चेंज करने पर ये हम लोगों का हुआ, वी चेंज करते हैं तो क्या होगा, अब वी चेंज बढ़ाएंगे अगर तो ये लेमडा और कम हो जाएगा, कम करेंगे तो और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग दूसरे ग्राफ में ये दिखाए हैं कि भी हम लोगों का चेंज हुआ है, जेड चेंज नहीं हुआ, टारगेट मेटल वही है, बस एक्सेलरेटिंग वोल्टेज हमने बढ़ा दिया है। वी जेड इज सॉरी वी डैश ग्रेटर देन वी। तो जेड हम लोग चेंज अगर नहीं करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ जो भी था वो तो चेंज नहीं होगा, यानी पहले वाले में हम लोगों का जितना मिल रहा था दूसरे वाले में भी वही जेड है, इसलिए सेम वैल्यू मिलेगा, बट लेमडा मिनिमम क्या हो जाएगा, पहले वाले से कम हो जाएगा। तो ये अब उसी पॉइंट यानी उसी वेवलेंथ पर ही हम लोगों का दोनों वैल्यू, नए वाले वोल्टेज के लिए भी सेम हम लोगों का कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ अल्फा लाइन, दिस इज कॉल्ड के अल्फा, के अल्फा के बीटा ये डैश, और ये था के अल्फा के बीटा, दिस इज के बीटा। तो ये सेम हम लोगों का जेड चेंज नहीं होता है तो ये हम लोगों का करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के नहीं चेंज होंगे अगर सिर्फ लेमडा चेंज होगा। इसमें हम लोगों का जेड चेंज हुआ था इसलिए हम लोगों का कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज का जो वेवलेंथ था वो भी चेंज हो गया था, बढ़ाएंगे तो घटेगा और कम करेंगे तो बढ़ेगा। तो ये था इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में जो कर्व हम लोगों का मिलता है फॉर एक्सरेज। ये हम लोगों का पीक लाइंस represents characteristic X-rays and this continuous curve represents continuous X-rays। इसमें एक्चुअली ये जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी हम लोगों का बेसिकली ये टोटल इंटेंसिटी नहीं है, दिस इंटेंसिटी इज करस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वेवलेंथ व्हिच इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी, दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी। स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी क्या है, तो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जो इंटेंसिटी होता है दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी।
और ये किसी वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी का मतलब क्या है, यहाँ पर जो भी हम लोगों के फोटॉन्स इमिट हो रहे हैं, एक्सरे फोटॉन्स, उसमें से बहुत सारे फोटॉन्स हम लोगों के एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के होंगे। जैसे मान लेते हैं कि 10 फोटॉन हम लोगों का एक लैम्डा 1 वेवलेंथ का निकला, 20 फोटॉन लैम्डा 2 का निकला, 30 फोटॉन लैम्डा 3 का निकला। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के कुछ नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो अब ये 20 फोटॉन का जो एनर्जी होगा उसके करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी हुआ, 10 फोटॉन के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगा वो इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा फॉर लैम्डा 1। तो यही है पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए जो इंटेंसिटी का वैल्यू होता है, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी। और ये स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ ही कर्व हम लोगों का होता है। तो इसमें हम लोगों का एक्सरे का एमिशन जो था, टारगेट मेटल जो भी हम लोग यूज करते हैं, ये टारगेट मेटल का एटम था। इसमें ट्रांजिशन जब होता है, कोई वैकेंसी क्रिएट हो रहा था, तो ट्रांजिशन की वजह से जो हम लोगों का एमिशन, ट्रांजिशन की वजह से जो हम लोगों का वेवलेंथ इमिट होता है, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक। और ये टारगेट मेटल में हम लोग क्या बोलते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई एटॉमिक नंबर, इसीलिए जनरली हम लोग यूज करते हैं दिस इज टंगस्टन और मॉलिब्डेनम और प्लेटिनम। ये सब हम लोगों का हाई मेल्टिंग पॉइंट का टारगेट मेटल यूज किया जाता है। ये नेक्स्ट हम लोगों का मोजलेज लॉ, जी जे मोजले, साइंटिस्ट का पूरा नाम जो था वो जी जे मोजले। भाई मोजलेज ने क्या किया कि बहुत सारे हैवी एलिमेंट्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज जो भी थी उनका एनालिसिस किया, उनका स्टडी किया, और उसमें हम लोगों का जो भी फाइंड आउट किया गया था, फ्रीक्वेंसीज, जो वेवलेंथ हम लोगों का इमिट हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग कुछ फ्रीक्वेंसीज हैं। तो उसने हम लोगों का फ्रीक्वेंसीज, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम को एनालिसिस करने के बाद उनमें जो फ्रीक्वेंसीज मिली, उन फ्रीक्वेंसीज का एनालिसिस करने के बाद ये देखा कि जो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं, दैट इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों का देखें, फॉर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे हम लोगों का वेवलेंथ क्या लिखे थे, 1 by lambda is r z minus b square 1 by n1 square minus 1 by n2 square। ये हम लोगों का वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे लिखे थे। फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सी बाई लेमडा, इसमें सी मल्टीप्लाई कर दिए, सी मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों का ये मिल गया। अब इसमें दोनों साइड स्क्वायर रूट अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो स्क्वायर रूट लेने पर ये हम लोगों का ये वाला टर्म इसके साथ और ये हम लोगों का स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट के अंदर इतना टर्म और ये z माइनस बी जो कि स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट से बाहर हो गया। और ये हम लोगों का फॉर अ गिवन कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे दिस वैल्यू इज अ कांस्टेंट। जैसे n1 और n2, भाई n1 1 रखें, n2 2 रखें, तो ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जिसको हम लोग के अल्फा लाइन बोलते हैं के सीरीज के लिए, n इक्वल टू 1 रखें, n इक्वल टू 3 लिख दें, दैट इज के बीटा लाइन। तो ये सब हम लोगों का वैल्यू क्या है, किसी पर्टिकुलर एक्सरे ये हम लोगों का किसी पर्टिकुलर एक्सरे के लिए कांस्टेंट वैल्यू हो जाता है, विच इज रिटन एज ए। इसको हम लोग ए बोल रहे हैं, एंड दिस ए इज कॉल्ड मोजलेज कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड मोजलेज कांस्टेंट। ये हम लोगों का बी स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहलाता था या शील्डिंग कांस्टेंट। अब ये बी जो हम लोगों का है शील्डिंग और स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये हम लोगों का डिपेंड करता है जेड पे, डिपेंड नहीं करता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ जेड। ए और बी दोनों जेड से इंडिपेंडेंट होता है, एंड दीज आर कांस्टेंट्स। ये शील्डिंग कांस्टेंट का वैल्यू या के सीरीज के लिए अगर देखते हैं तो के सीरीज के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, n1 का वैल्यू 1, n2 का वैल्यू 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। जिसमें से फर्स्ट लाइन हम लोगों का के अल्फा लाइन था तो उसके लिए n1 इक्वल टू 1, n2 इक्वल टू 2, ये इधर लिखे हम लोग फॉर के सीरीज, n1 इक्वल टू 1, n2 इक्वल टू 2 3 4 एंड सो ऑन। और इस के सीरीज के लिए शील्डिंग कांस्टेंट बी का वैल्यू इट इज अप्रोक्सीमेटली 1। एग्जैक्टली ये वैल्यूज नहीं है, ये अप्रोक्सीमेटली 1 होता है। और इसी में के अल्फा लाइन की बात करते हैं तो के अल्फा लाइन के लिए n1 का वैल्यू 1, n2 का वैल्यू 2, तो दिस ए कम्स आउट टू बी √3 RC/4 के अल्फा लाइन के लिए। और वेवलेंथ का वैल्यू यहां से अगर देखेंगे तो के अल्फा लाइन का वेवलेंथ हम लोगों का भाई बी का वैल्यू 1, 3R/4 टाइम्स z-1 का होल स्क्वायर, दिस इज वेवलेंथ ऑफ के अल्फा लाइन।
सेकेंड हम लोगों का एल सीरीज था। तो एल सीरीज के लिए बी इज अप्रोक्सीमेटली 7.4 और N1 का वैल्यू 2 होगा, N2 का वैल्यू 3, 4, 5 एंड सो ऑन, के एल एम एन जो भी था हम लोगों का सीरीज। और ये हम लोगों का एम सीरीज, दिस वन इज फॉर एम सीरीज, बी इज अप्रोक्सीमेटली 9.2 sorry 19.2, B is approximately 19.2 for M series and N1 is 3, N2 is 4, 5, 6 and so on. तो 4 से 3 में होता है दैट इज अल्फा लाइन, 5 से 3 में होगा बीटा लाइन, 6 से 3 में होगा गामा लाइन। ये हम लोगों का डिफरेंट लाइंस के लिए। तो मोजलेस लॉ हम लोगों का बेसिकली ये था कि जो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस वैल्यू। तो ये हम लोगों का एक स्ट्रेट लाइन बनता है, अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इट इज कमिंग आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन। जैसे ये हम लोगों का फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर, ये इनके बीच में ग्राफ जब प्लॉट करते हैं तो ये हम लोगों का मोजलेस लॉ था। इसमें स्ट्रेट लाइन हम लोगों का बनता है एंड दिस स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप ए। अब स्लोप ए हम लोगों का जो भी था एक किस पे डिपेंडेंट था, डिफरेंट लाइंस। जैसे अल्फा लाइन के लिए ए का वैल्यू था, ये बीटा के लिए हम लोगों का, ये बीटा लाइन के लिए ये 1/1 और ये 1/3 स्क्वायर दैट इज 8/9 आरसी, और 3/4 और 8/9 में ये हम लोगों का बड़ा है, यानी कि के बीटा लाइन का स्लोप के अल्फा लाइन से हम लोगों का बड़ा हो गया, बिकॉज 8/9 इज ग्रेटर देन 3/4। उसी तरह से अल्फा लाइन के लिए हम लोगों का क्या है भाई, n1 का वैल्यू 2 और n2 का वैल्यू 3, तो ये 1/4 माइनस 1/9 दैट इज 5/36। उसी तरह से एल बीटा लाइन के लिए हम लोगों का 2, 4 से 2 में, तो ये हम लोगों का 3/16 आरसी, और 3/16 हम लोगों का कितना 5/36 से ज्यादा ही है। तो ये एल बीटा लाइन और एल अल्फा लाइन में स्लोप इसका ज्यादा हो गया बीटा लाइन का। तो ये हम लोगों का बीटा अल्फा लाइन के लिए था, सॉरी के सीरीज, और ये दोनों एल सीरीज का अल्फा और बीटा लाइन, ये के सीरीज का अल्फा और बीटा लाइन। इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि जो बीटा लाइन यानी ये जो स्लोप है 3RC/16, इसमें हम लोगों का अल्फा लाइन 3/4 था, उससे भी कम स्लोप है ये, यानी कि ये जितना था उससे हमेशा ये भी कम रहेगा, और उससे कम हम लोगों का ये था अल्फा लाइन का स्लोप। तो दिस इज स्ट्रेट लाइन स्क्वायर रूट फ्रीक्वेंसी और जेड के बीच में जो ग्राफ था हम लोगों का। और इस लॉ से हम लोग ऐसे एटॉमिक नंबर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, या डिफरेंट एटॉमिक नंबर के लिए हम लोगों का जो भी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे मिला था उनमें जो हम लोगों का सिमिलरिटी देखा गया, कि उसी के बेसिस पे हम लोगों का ये न्यू पीरियोडिक टेबल इसी लॉ पर बेस्ड है, कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो भी थे हम लोगों के, उनको जो भी पीरियोडिक टेबल में अरेंज करना है उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से। तो ये मोजले के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उस समय तक जो भी एलिमेंट मौजूद थे उनके लिए इसमें देखा गया था, बट उसमें देखा गया कि बीच बीच में कुछ गैप में कुछ एटॉमिक नंबर हम लोगों के मौजूद नहीं थे। तो मोजले लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि ये एटॉमिक नंबर या इस एटॉमिक नंबर का एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता होगा कहीं ना कहीं, और जो कि बाद में डिस्कवर भी किया गया था, जो गैप मिला था, क्योंकि सभी एलिमेंट्स उस समय मौजूद नहीं थे। जो भी एलिमेंट उस समय मौजूद थे उसमें हम लोगों का ये देखा गया कि ये स्ट्रेट लाइन जो बन रहा था इसका मतलब क्या है कि भाई ये किसी ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। तो ये ऑर्डर हम लोगों का जो भी था एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में ऑर्डरिंग, वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से था, और इसमें कुछ गैप पीरियोडिक टेबल में कुछ जो एलिमेंट थे उसमें एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जब अरेंज किया गया तो उसमें कुछ कुछ चीजें हम लोगों का गैप मिला। फॉर एग्जाम्पल 43 Z=43 था, फिर 61 था एंड सो ऑन, कुछ कुछ थे इस तरह कुछ एलिमेंट्स मिसिंग थे। तो ये मोजले लॉ ने कहा कि ये एलिमेंट भी हम लोगों के कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहे होंगे, जो कि बाद में डिस्कवर कर दिए गए। नेक्स्ट थिंग, एक्सरे एब्जॉर्प्शन। भाई एक्सरे एब्जॉर्प्शन क्या है कि तो हम लोगों का एक्सरेज जो भी होती हैं वो किसी मटेरियल में एब्जॉर्ब भी होती हैं, और उन मटेरियल्स में ज़्यादा एब्जॉर्ब होती हैं जिनमें हैवियर एलिमेंट्स होते हैं या जिसका डेंसिटी हाई होता है उसमें ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है, और जिसमें लाइटर एलिमेंट्स होते हैं उसमें कम एब्जॉर्ब होता है, और जिनका डेंसिटी लो होता है कम होता है उसमें भी कम एब्जॉर्ब होता है। तो ये कहा गया है कि
X-rays are absorbed in larger proportion by heavier elements as compared to the lighter elements, और लार्जर प्रोपोर्शन में एब्जॉर्ब किसमें, हायर डेंसिटी मटेरियल्स में एज कंपेयर टू लो डेंसिटी मटेरियल्स। और इसमें जो हम लोगों का इंटेंसिटी होता है, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे, अगर किसी मटेरियल के थ्रू एक्सरे पास कराया जाएगा तो उस केस में जो इंटेंसिटी एक्सरे का है वो थिकनेस ऑफ द मटेरियल के साथ वेरी करता है एंड इट इज ऑलमोस्ट एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। ये था थिकनेस मटेरियल का जो भी था उसके साथ में ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, यानी कि एक्स थिकनेस हम लोगों का जब पहुंचेगा, एक्स थिकनेस के बाद इसका जो इंटेंसिटी है, ये आई नॉट का था इंसिडेंट एक्सरे का इंटेंसिटी है, और एक्स थिकनेस पहुंचने के बाद हम लोगों का इंटेंसिटी लगभग ये है, which is almost exponentially decreasing, where this mu is absorption coefficient and this x is thickness of the material। इधर हम लोग दिखा रखे हैं, ये मटेरियल है, इसका थिकनेस x है, इधर इंसिडेंट एक्सरे था, इमर्जेंट एक्सरे यहाँ पर, तो इस थिकनेस मटेरियल का x है, तो इंसिडेंट के बाद इमर्जेंट एक्सरे का जो इंटेंसिटी है वो हम लोगों का इस तरह से वेरी कर रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज। तो दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट म्यू, और ये डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है। अब यही रीजन है कि हम लोगों का बोन्स, जैसे एक्सरे हम लोग जब कराते हैं तो उस केस में बोन्स का जो हम लोग का पिक्चर थोड़ा क्लियरली दिखता है हम लोगों का एक्सरेज में, बाकी जो मांस वाला पार्ट होता है उसमें कम दिखता है, क्योंकि मांस वाले पार्ट में हम लोगों के लाइटर एलिमेंट्स हैं लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब ज्यादा हम लोगों का मांस वाले पार्ट में, और कैल्शियम, फॉस्फोरस वगैरह हम लोगों का हड्डियों में होता है, जिसमें हम लोगों का ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, तो इसलिए हम लोगों का उसमें ज्यादा एब्जॉर्प्शन होने की वजह से ही हम लोगों का हड्डियों का पिक्चर थोड़ा क्लियरली दिखता है हम लोग, और हड्डियों का पिक्चर वाइड दिखता है बेसिकली, तो एक्चुअली वो हम लोगों का फोटोग्राफिक प्लेट होता है, वो उसी पर्पज के लिए बनाया जाता है। भाई अगर ये स्क्रीन है, अब यहाँ पर इंटेंसिटी हम लोगों का जो भी एक्सरे का था सबका ये इंटेंसिटी आई नॉट है, तो हड्डियों वाला पार्ट में हम लोगों का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो गया है, तो स्क्रीन पे पढ़ने पर हम लोगों का इंटेंसिटी कम ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया, इंटेंसिटी यहाँ पर पहुंचने वाला कम हो गया, तो इंटेंसिटी जहां कम होगा वहां पर हम लोगों का ज्यादा दिखाई दे रहा होता है, दैट इज कॉल्ड बोन पार्ट। तो बोन पार्ट वाले में ज्यादा एब्जॉर्प्शन होने की वजह से स्क्रीन पे कम हम लोगों का इंटेंसिटी है फॉर एक्सरेज, और जहां कम इंटेंसिटी होता है उसी का पिक्चर ज्यादा क्लियर दिखता है उस फोटोग्राफिक प्लेट पर, बिकॉज दैट फोटोग्राफिक प्लेट इज डिजाइन फॉर दैट पर्पस, इसलिए हम लोगों का वहां दिखता है। ये नेक्स्ट थिंग हम लोगों का प्रॉपर्टीज, एक्सरे की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो भाई एक्सरेज की प्रॉपर्टीज बहुत सारी होती हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले भी डिस्कस किए थे कि एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसीज एंड लो वेवलेंथ्स, इनका पेनिट्रेटिंग पावर हाई रहता है, यानी कि उस मटेरियल को भी पेनिट्रेट कर जाते हैं जिसको हम लोगों का लाइट आर पार नहीं कर पाता है, जिसके पास नहीं है और जिसको क्रॉस नहीं कर पाता लाइट, उसको भी ये क्रॉस कर जाती हैं। इसकी वजह से इसका एक्सटेंसिव यूज हम लोगों का होता है बहुत सारे फील्ड्स में, जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, इन दोनों में हम लोगों का, मटेरियल साइंस में भी, इस सब में काफ़ी एक्सटेंसिव यूज है ड्यू टू हाई पेनिट्रेटिंग पावर। तीसरा, इसमें हम लोगों का जब किसी गैसेस के थ्रू पास होती हैं तो उसमें वो गैस को आयनाइज कर देती हैं। गैस को आयनाइज करने के लिए क्या है भाई, उसमें से इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, यानी कि उसमें से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देते हैं एक्सरेज, और एक्सरेज जब नॉकआउट कर देते हैं तो वो एटम हम लोगों का पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वो सारे गैस मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। तो ये कुछ गैसेस को हम लोगों को आयनाइज भी कर देता है, जिसके थ्रू पास कराया जाता है एक्सरे को। दे कॉज फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस हम लोगों का चमक, कुछ मटेरियल्स में हम लोगों का ये चमक पैदा करता है, जैसे बेरियम प्लेनेटोसाइनाइड, ये हम लोगों का एक मटेरियल किसी प्लेट पे लगा देते हैं और उसको एक्सरे पे एक्सपोज करते हैं, यानी एक्सरे उस पर इंसिडेंट करते हैं तो वो ग्लो करना शुरू कर देता है। या जिंक सल्फाइड हम लोगों का, जिसको फॉस्फोर बोलते हैं हम लोग, फॉस्फोर जिंक सल्फाइड से बना हुआ हम लोगों का चीज़ है, जिसमें हम लोगों का एल्यूमिनियम, कॉपर या यूरोपियम वगैरह डोपिंग किया जाता है। डोपिंग का मतलब क्या है, सस्पेंडेड, तो उसमें सस्पेंडेड रहता है ये सब, दैट इज फ्लोरेसेंट मटेरियल।
तो वो जब हम लोगों का होता है उस पर पड़ता है तो ये क्या करता है, ग्लो करना शुरू कर देता है। कोई भी चीज़ ग्लो करेगा, जैसे कोई मटेरियल हम लोगों का है, मटेरियल में ग्लो कब होगा, यानी कि इसमें से लाइट निकल रहा है। लाइट क्यों निकल रहा है, एक्चुअली हो क्या ही रहा है कि यहाँ पर हम लोगों का जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाता है तो ये ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं जब, तो अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन जंप करता है इस वैकेंसी को फिल करने के लिए, अब ये रेडिएशन प्रोड्यूस करता है एंड दैट रेडिएशन लाइज विद इन द विजिबल रेंज। तो इसकी वजह से हम लोगों का ये क्या करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, क्योंकि अब ये वाला जो ट्रांजिशन है वो हम लोगों का विजुअल रेंज में आ जाता है, इसीलिए हम लोगों को दिखता है लाइट के फॉर्म में। दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट्स। जैसे हम लोग का एक्सरे कराते हैं हम लोग, एक्सरे में हम लोग का एक बार एक्सरे अगर हो गया उस पर तो दोबारा उस प्लेट पर एक्सरे नहीं हो सकता है, दैट मीन्स कि वो उसको खराब कर देते हैं। तो दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट्स विच इज डिजाइन फॉर द पर्पस। नेक्स्ट हम लोग का है दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ये डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, जस्ट लाइक लाइट। लाइट भी हम लोग का डिफ्लेक्ट नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कि वो फोटोन जो भी हम लोग के हैं एक्सरे फोटोन्स, उनमें कोई चार्ज नहीं है, इसलिए वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, दे शो ऑल फिनोमेना ऑफ वेव, यानी कि ये वेव का सभी फिनोमेना और प्रॉपर्टी शो करते हैं एक्सेप्ट रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन को छोड़ करके बाकी वेव का सभी फिनोमेना शो करते हैं। वेव फिनोमेना कौन कौन से हम लोग का थे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारा वेव फिनोमेना है, जिसमें से रिफ्रैक्शन को छोड़ करके बाकी सभी ये हम लोगों का फिनोमेना शो करता है एक्सरेज। रिफ्रैक्शन शो क्यों नहीं करता है, बिकॉज ऑफ हाई पेनेट्रेटिंग पावर। रिफ्रैक्शन में हम लोग क्या बोलते हैं कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने पर लाइट क्या करता है, बेंड कर जाता है। इसका पेनेट्रेटिंग पावर हाई होने की वजह से क्या करता है, सीधे चला जाता है विदाउट एनी डेविएशन, या बीच में कोई मटेरियल आ रहा है सीधे पास कर जाता है। इसीलिए ये रिफ्रैक्शन को छोड़ करके बाकी सभी फिनोमेना शो करता है, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। और ये जब क्रिस्टल पे हम लोगों का पड़ता है तो क्रिस्टल पे पड़ने से क्या होता है कि ये हम लोगों का डिफ्रैक्शन शो करता है किसी क्रिस्टल पे जब पड़ता है, क्योंकि डिफ्रैक्शन होने के लिए हम लोगों का क्रिस्टल का जो एटॉमिक स्पेसिंग जो भी होता है ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्सरे होना चाहिए डिफ्रैक्शन होने के लिए। जैसे हम लोगों का सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पढ़ते थे वेव ऑप्टिक्स में, तो ये साइज ऑफ अपर्चर जो होता था, दिस वुड बी ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। उसी तरह से हम लोगों का किसी मटेरियल से डिफ्रैक्शन शो हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो एटॉमिक स्पेसिंग इसमें होता है दैट शुड बी ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। और ये क्रिस्टल में हम लोगों का जो स्पेसिंग रहता है दैट इज ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम हम लोगों का क्रिस्टल का स्ट्रक्चर, तो उस केस में हम लोगों का ये डिफ्रैक्शन शो कर पाता है क्रिस्टल। बाकी मटेरियल्स में हम लोगों का ये स्पेसिंग नहीं होता है, इसलिए वो बाकी सभी मटेरियल्स इसमें ये डिफ्रैक्शन शो नहीं कर सकते हैं, क्रिस्टल में ये हम लोगों का होता है। और इसी पर बेस्ड हम लोगों का एक लॉ है दैट इज कॉल्ड ब्रैग्स लॉ। नेक्स्ट थिंग हम लोगों का नेक्स्ट थिंग इज एप्लीकेशंस ऑफ एक्सरेज। एक्सरेज के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं ये हम लोगों को देखना है। तो एक्सरे का एप्लीकेशन बहुत सारी जगह पर हम लोगों का होता है, कुछ जैसे मेडिकल साइंस इंजीनियरिंग में भी किया जाता है। तो इसका जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है, इंजीनियरिंग में मतलब इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पर है। स्टडीज ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है उसको भी हम लोग पता लगाने में कामयाब होते हैं यूजिंग एक्सरेज। और ये एक्सरे का डिफ्रैक्शन, जो उससे मैं क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जो भी पता करना है दैट इज थ्रू एक्सरे डिफ्रैक्शन। और इसमें हम लोगों का ब्रैग्स लॉ एक अभी देखेंगे हम लोग थोड़ी देर में, ब्रैग्स लॉ। तो ये साइंटिफिक एप्लीकेशन क्या है, क्रिस्टलोग्राफी, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर का, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी में हम लोग क्रिस्टल का स्ट्रक्चर ही हम लोग स्टडी करते हैं, और क्रिस्टल का स्ट्रक्चर पता लगाने के लिए हम लोग एक्सरे डिफ्रैक्शन का यूज करते हैं। एंड देयर इज अ लॉ दैट इज कॉल्ड ब्रैग्स लॉ। इसी के हेल्प से हम लोग इसमें क्रिस्टल का स्ट्रक्चर पता लगा पाते हैं हम लोग। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हम लोगों का मेटेलिक डिफेक्ट पता करने के लिए काम आता है। भाई बड़ी मशीनों में हम लोगों का कहीं मेटेलिक में डिफेक्ट नहीं है, या रेलवे ट्रैक्स या ब्रिजेस, भाई जो ब्रिज बन के तैयार होता है तो उसमें हम लोगों का इंस्पेक्शन जब भी होता है दैट इज थ्रू एक्सरे।
तो एक्सरे डिफ्रैक्शन से पता चलता है कहीं उसमें डिफेक्ट तो नहीं है। तो इन सब को एनालाइज करने के लिए, इसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग एक्सरेज का यूज करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज टू एनालाइज कंपोजिशन ऑफ एलवाई, एलवाई का कंपोजिशन और पल्स, ये तो पल्स और ये एलवाई के कंपोजिशन के लिए भी हम लोग यूज करते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, एलवाई में कौन कौन सा मटेरियल है, क्योंकि हम लोग का एलवाई डिफरेंट मटेरियल का होता है, इसलिए उसमें कंपोजिशन क्या क्या था उसको हम पता करने के लिए इसको यूज करते हैं। और रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी में हम लोग क्या है, जैसे ट्यूमर, भाई ट्यूमर कहीं ग्रो कर रहा है, उसको उसके इलाज के लिए हम लोग यूज करते हैं एक्सरेज का, या कैंसर के इलाज में भी यूज किया जाता है। तो ये जो कैंसर और ट्यूमर का जो मैलिग्नेंट ग्रोथ है उसको रोकने के काम आता है एक्सरेज, या एक्सरे को यूज करते हैं। लेकिन इसका यूज करते वक्त, क्योंकि दिस इज हार्मफुल रेडिएशन, इसलिए इसको हमेशा कंट्रोल्ड वे में यूज किया जाता है। अगर कंट्रोल वे में यूज नहीं किया जाएगा, प्रॉपर इंटेंसिटी नहीं रखा जाएगा, तो उस केस में वो और भी बॉडी को डैमेज कर सकता है, इसलिए इसको कंट्रोल वे में यूज करते हैं इन रेडियोथेरेपी। मेडिसिन एंड सर्जरी, सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, एक्सरे कराते हैं, कहीं बोन में फ्रैक्चर होता है या कहीं क्रैक हुआ तो उसके लिए हम लोग एक्सरे कराते हैं, तो उससे हम लोगों का कहीं बोन में फ्रैक्चर या क्रैक्स जो भी है उसको लोकेट करने के काम आता है एक्सरे, यूज टू लोकेट क्रैक्स और फ्रैक्चर्स इन बोन्स। एंड इंटेस्टाइन में एबनॉर्मलिटीज को दुरुस्त करने के भी काम आता है, या डिटेक्ट करने के काम आता है, या जो भी हम लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें क्या एबनॉर्मलिटी है उसको डिटेक्ट करने के काम आता है एक्सरेज। तो ये कुछ सर्टेन हम लोगों के एप्लीकेशंस एक्सरेज के। ये नेक्स्ट हम लोगों का ब्रैग फ्लो। भाई ब्रैग फ्लो हम लोगों का क्या था, अभी एक्सरे डिफ्रैक्शन जिसमें हम लोग बोल रहे थे कि जब किसी क्रिस्टल, और क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज, इसमें जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर में क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं वो प्लेन्स में अरेंज होते हैं, एंड दीज प्लेन्स आर अरेंज पैरेलली, इसलिए हम लोग ये पैरेलल प्लेन्स बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड क्रिस्टल प्लेन्स, जिसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं। जब एक्सरे इंसिडेंट कराया जाता है उस केस में हम लोगों का ये हर एक मॉलिक्यूल या एटम के थ्रू हम लोगों का डिफ्रैक्ट होता है एक्सरे, और ये डिफरेंट जब एंगल चेंज करते हैं तो वो हम लोगों का एंगल, एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा आता है कि उस पे पर्टिकुलर एंगल के लिए दीज आर स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड, एक्सरेज आर स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड। तो जब रिफ्लेक्ट होगा तो इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग का होल्ड करेगा। तो फॉर अ पर्टिकुलर सम पर्टिकुलर एंगल्स दीज एक्सरेज आर स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड, और ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये हम लोगों का इंटरफेयर करती हैं और ये डिफ्रैक्शन पैटर्न हम लोगों का शो करती हैं। सर जब ये हम लोगों का एक्सरे इंसिडेंट होता है क्रिस्टल पर, उस केस में दीज एक्सरेज आर डिफ्रैक्टेड थ्रू एटम्स और मॉलिक्यूल्स, और ये इंटरफेरेंस शो करती हैं, इंटरफियर करती हैं। तो उस केस में एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस जब आता है उस केस में ये स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होते हैं, और ये रिफ्लेक्शन के बाद हम लोगों का इंटरफेरेंस होता है इनका। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, स्ट्रॉन्ग इनका जो इंटरफेरेंस है दैट इज कंस्ट्रक्टिव। अब यहाँ पर डिफ्रैक्शन पैटर्न हम लोगों का, जैसे ये हम लोगों का एक्सरे एक वेव, दिस इज वेव फिनोमिना, एक वेव हम लोगों का ये वेव, अब यहाँ से हम लोगों का रिफ्लेक्ट होके गया है और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके गया है, तो इन दोनों में पाथ डिफरेंस, तो यहाँ से हम लोगों का नॉर्मल स्पीड ड्रॉ की, तो इधर और यहाँ से इस इधर लेंथ दोनों का बराबर है। फिर इधर रिफ्लेक्टेड जो हम लोगों का वेव है उस केस में यहाँ से और यहाँ से लेंथ दोनों का बराबर हो गया, तो दोनों में पाथ डिफरेंस हम लोगों का यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, दिस इज द टोटल पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स। और ये रिफ्लेक्टेड जो भी हम लोगों का एक्सरेज हैं इसको स्पेक्ट्रोमीटर में डिटेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों का इसका इंटेंसिटी रिकॉर्ड होता है, और ये इंटेंसिटी जो रिकॉर्ड होता है उसी इंटेंसिटी के बेसिस पे हम लोग ये फाइंड आउट कर पाते हैं कि ये एंगल कितना था, और डिफरेंट डिफरेंट एंगल के लिए। तो ये पर्टिकुलर एंगल के लिए जो हम लोगों का डिफ्रैक्शन शो करता है दैट इज रिलेशन
पाथ डिफरेंस हम लोगों का 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। दिस इज कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये जो पाथ डिफरेंस का वैल्यू है वो n लैम्डा के बराबर, दैट इज फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम लोगों का है। ये कंडीशन अगर होल्ड करता है उस केस में हम लोगों का ये स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होता रहे, एंड दिस रिलेशन इज कॉल्ड ब्रैग्स लॉ। इसमें हम लोगों का डिटेक्टर से हम लोग पता कर पाते हैं कि ये एंगल कितना था। एंगल जब पता हो जाएगा तो ये हम लोगों का एक्सरे का वेवलेंथ तो गिवन होगा, ये नोन वेवलेंथ का एक्सरे होगा, और ये वेवलेंथ पता होगा, थीटा हम लोगों का पता चल गया, यहाँ से डी निकाल सकते हैं, एंड डी रिप्रेजेंट्स दिस स्पेसिंग, और जो कि क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। तो इस तरीके से हम लोग डी का वैल्यू मेजर करके इसमें क्रिस्टल का स्ट्रक्चर पता करते हैं थ्रू ब्रैग्स लॉ। यही हम लोगों का एक ब्रैग्स लॉ है, और इस फार्मूले पे क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। इसमें हम लोगों का डी जो होता है दैट इज कॉल्ड इंटरप्लेनर डिस्टेंस, और इट इज कॉल्ड क्रिस्टल स्पेसिंग। इसी को क्रिस्टल स्पेसिंग भी कहा जाता है या इंटरप्लेनर डिस्टेंस भी कहा जाता है, जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट प्लेन्स में हो रहा है। ये प्लेन और ये प्लेन के बीच का सेपरेशन, यानी कि कह सकते हैं कि प्लेन हम लोगों क्या है, पैरेलली अरेंज है, और इसमें हम लोगों का मॉलिक्यूल सीरीज में। नेक्स्ट, अब थियरी के बाद थोड़ा सा एग्जाम्पल हम लोगों का इसमें। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोगों का ये है कि एन एक्सरे ट्यूब ऑपरेट्स एट 20 किलोवोल्ट। If 10% of energy of incident electron is converted into X-ray, then find wavelength of emitted X-ray. तो इनर्जी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन का 10% ही हम लोगों का एक्सरे फोटोन में कन्वर्ट हुआ है, तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि इनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन कितना हो गया। एनर्जी ऑफ एक्स-रे photon is 10% of E into V, that is 10 divided by 100 into, अब ये 20 किलो वोल्ट में इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। दिस इज 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज 2 into 10 to the power 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल हो गया, तो 2 और किलो का मतलब 10 to power 3, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लोगों का एनर्जी हो गया। दिस इम्प्लाई दैट Hc by lambda equal to 2 into 10 to the power 3 electron volt. This imply that lambda equal to Hc का वैल्यू 12,400 divided by 2 into 10 to the power 3, that will be angstrom. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हम लोगों का 30, यहाँ पर 12.4 divided by 2 that is 6.2, इतना एंगस्ट्रॉम। ये नेक्स्ट एग्जांपल, an X-ray tube operates at 10 kilovolt. Find the ratio of de Broglie wavelength of incident electron and shortest wavelength of emitted X-ray. Given specific charge of electron is 1.8 into 10 power 11 coulomb per kg. स्पेसिफिक चार्ज का मतलब क्या है, चार्ज डिवाइडेड बाई मास, यानी चार्ज पर यूनिट मास, ये हम लोगों का स्पेसिफिक चार्ज कहलाता है। ये दिया है, तो de Broglie वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इन दोनों का रेशियो, de Broglie वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हम लोग का de Broglie वेवलेंथ क्या लिख रहे हैं, lambda b which is h upon under root 2 mass of electron into kinetic energy, and this is E into V, 2 m E into applied voltage V. This is the Broglie wavelength of incident electron, और lambda minimum हम लोग शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो लिखे थे, इट इज Hc अपॉन E into V। इन दोनों का रेशियो lambda b डिवाइडेड बाय lambda मिनिमम। इन दोनों को अगर डिवाइड करते हैं तो एक h तो कैंसिल हो गया, और इसमें ये डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे रहेगा, दैट इज 1 by c टाइम्स E into V
divided by under root 2 mass of electron E into V. E और V एक कैंसिल होकर ये रूट बच जाएगा एक, it is 1 upon C times under root E into V divided by 2m. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज बाई मास का रेशियो हम लोगों का ये दिया हुआ है, तो यहाँ वैल्यू अगर पुट करते हैं तो हम लोगों का lambda b divided by lambda minimum, it is finally coming out to be V is 10 kilovolt, that is, और E by M हम लोगों का ये है which is 1.8 into 10 to the power 11, 10 kilovolt मतलब 10 to the power 4 volt divided by 2 under root into C का वैल्यू 1 upon C, that is 3 into 10 to the power 8. इसका एक पावर इधर कर दे तो 18 by 2 that is 9, 9 into 10 to the power 14, तो 9 into 10 to the power 14 का रूट निकालेंगे, that is 3 into 10 to the power 7 divided by 3 into 10 to the power 8, and this is finally 1 by 10. तो रेशियो हम लोगों का ये 1/10 का। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि के अल्फा एक्सरे इमिशन लाइन अकर्स एट 0 पॉइंट ऑफ टंगस्टन occurs at 0.02 nanometer, then find energy difference between K cell and L cell of tungsten. के अल्फा लाइन हम लोग का इमिट कब होता है? जब L सेल से K सेल में हम लोग का ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का, तो ये हम लोगों का जो वेवलेंथ है दैट इज लैम्डा ऑफ के अल्फा लाइन। दैट मीन्स इन्हीं दोनों में एनर्जी का जो डिफरेंस है दैट इज द एनर्जी ऑफ दिस एक्सरे फोटोन। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ एल सेल माइनस एनर्जी ऑफ के सेल विच इज hc अपॉन लैम्डा ऑफ के अल्फा, एंड दिस इज 12,400 और 40 नैनोमीटर में है, एंड दिस इज 0.02, तो ये हम लोगों का इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डिवाइड करते हैं तो ये 2062 इंटू 10 to the power 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इट इज 62 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द एनर्जी, इन दोनों सेल में एनर्जी का डिफरेंस 62 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ये एनर्जी डिफरेंस हम होगा। ये नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है कि एक्सरे ट्यूब में फाइंड कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ इमिटेड एक्सरे इफ द ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन इज लैम्डा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हम लोगों का निकालना, फाइंड आउट करना है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहा था टारगेट मेटल को उसका वेवलेंथ अगर लैम्डा दिया गया है तो उस केस में कट ऑफ वेवलेंथ कितना है। तो इसमें हम लोग का कट ऑफ वेवलेंथ का वैल्यू क्या लिख रहे थे? लैम्डा मिनिमम, एंड दिस इज इक्वल टू hc अपॉन ev। व्हाट इज दिस ev? दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, ki। अब ki अगर मिल जाएगा तो लैम्डा मिनिमम हम लोगों को मिल गया। तो ki कहाँ से मिला? तो उसके लिए दिया गया है कि द ब्रोगली वेवलेंथ हम लोगों का इलेक्ट्रॉन जो भी था इंसिडेंट उसका दिया हुआ है, सिंस लैम्डा इक्वल टू h अपॉन 2m अंडर रूट के, ये है। तो यहां से ki हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पुट कर देंगे। दिस इंप्लाई दैट 1 डिवाइडेड बाई, या दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, यहाँ से ki का वैल्यू दोनों साइड स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, तो दिस इज h स्क्वायर, दिस इज लैम्डा स्क्वायर, तो इट इज h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m लैम्डा स्क्वायर, दिस इज ki। इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, दैट्स वाई लैम्डा मिनिमम इज hc divided by ki, divided by ki is
दिस इज 2m लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर, एक h कैंसिल हो गया, 2m लैम्डा स्क्वायर c डिवाइडेड बाय h, एक h कैंसिल हो गया। दिस इज मिनिमम या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ इमीडिएट एक्सरे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेवलेंथ ऑफ के अल्फा लाइन फॉर z इक्वल टू 11 इज लैम्डा, then find the atomic number of another target atom for which wavelength of same line, that is k alpha line, is lambda by 4। तो इसमें वेवलेंथ ऑफ के अल्फा लाइन हम लोग क्या लिख रहे थे, lambda of k alpha line which is r z minus 1, k alpha line के लिए b का वैल्यू 1, and this is 1 upon 1 square minus 1 upon 2 square, and this is 3r by 4 z minus 1 का स्क्वायर। अब इसमें हम लोगों का दो टारगेट एटम है तो उसके लिए दोनों का वेवलेंथ लैम्डा 1 बोल देते हैं एक अल्फा लाइन के लिए, और डिवाइडेड बाय लैम्डा 2, 3r बाई 4 दोनों में आएगा, कैंसिल हो गया, विच इज z1 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z2 माइनस 1 का स्क्वायर। तो एक लैम्डा दिया था, दिस इज लैम्डा बाई 4, लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा बाई 4, and this one is 11 minus 1 square divided by z2 minus 1 का स्क्वायर। भाई इधर दोनों पूरे का होल स्क्वायर कर देते हैं तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं, दैट इज 2, ये लैम्डा 4 हो गया ये, तो 2 इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई z2 माइनस 1, यहां से z2 माइनस 1 का वैल्यू 5, यानी कि z2 इक्वल टू 6। ये नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है कि एक्सरे ट्यूब ऑपरेट्स एट 10 किलोवोल्ट एंड 6.4 मिली एम्पियर, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइकिंग द टारगेट पर सेकेंड। भाई ये हम लोग का 10 किलोवोल्ट का मतलब अप्लाइड वोल्टेज जो भी था 10 किलोवोल्ट है, और 6.4 मिली एम्पियर का मतलब जो एक्सटर्नल सर्किट में करंट हम लोगों का था ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, उस करंट का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोग करंट का वैल्यू क्या लिखे थे, सर्किट में जो करंट था n इंटू ई, वेर n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, तो यहां से यही करंट हम लोगों का दिया हुआ I। अब I का वैल्यू हम लोगों का 6.4 मिली एम्पियर विच इज 10 टू द पावर माइनस 3, एंड दिस इज n, एंड E इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो यहां से हम लोगों का n का वैल्यू, दिस इज 4 टाइम्स 4 इंटू 10 टू द पावर 16, इतने इलेक्ट्रॉन एक पर सेकंड स्ट्राइक कर रहे होंगे टारगेट मेटल को। ये नेक्स्ट क्वेश्चन एक कह रहा है कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन एक्सरे ट्यूब इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 12.4 किलोवोल्ट टू 24.8 किलोवोल्ट, द डिफरेंस बिटवीन वेवलेंथ ऑफ के अल्फा लाइन एंड कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्स-रेज इज डबल्ड, देन फाइंड वेवलेंथ ऑफ के अल्फा लाइन। भाई तो ये दोनों में डिफरेंस किसका किसका डिफरेंस डबल हो जा रहा है, तो डिफरेंस हम लोगों का एक्चुअली है डेल्टा लैम्डा, किसके किसके बीच का, के अल्फा लाइन और कट ऑफ वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा ऑफ के अल्फा माइनस लैम्डा मिनिमम, ये है डिफरेंस दोनों का। तो जब वोल्टेज हम लोगों का और लैम्डा मिनिमम का वैल्यू हम लोग क्या लिख रहे थे, hc अपॉन ई इंटू वी, दिस इज मिनिमम या कट ऑफ वेवलेंथ। तो जब ये हम लोगों का वोल्टेज का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो उस केस में कह रहा था कि ये डिफरेंस जो था पहला जो भी था उससे डबल हो गया डिफरेंस, क्योंकि ये बढ़ाएंगे तो ये कम हो गया, कम करेंगे तो डिफरेंस का वैल्यू बढ़ेगा, दैट मीन्स कि इसको बढ़ाने से हम लोगों का ये डिफरेंस का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, और ये डबल वोल्टेज को डबल बढ़ाते हैं तो ये डिफरेंस भी डबल हो जाता है। तो इस वेवलेंथ के अल्फा जो भी था इसका वैल्यू कितना है ये हमको बताना है। के अल्फा दोनों केस में सेम ही रहेगा, क्योंकि ये के अल्फा हम लोगों का टारगेट मेटल पे डिपेंड करता है। लैम्डा ऑफ के अल्फा हम लोग क्या लिख रहे थे, दैट इज 3r by 4 z minus 1 का स्क्वायर,
दिस इज 1/λ ये अल्फा लाइन के लिए। ये सिर्फ जेड पे डिपेंड कर, अब जेड हम लोग चेंज ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों का ये लेमडा ऑफ के अल्फा चेंज नहीं होगा। तो इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, पहला डिफरेंस का वैल्यू डेल्टा लेमडा डैश लेमडा ऑफ के अल्फा माइनस एच सी अपॉन ई इंटू वी डैश, ये, और ये जो नया डिफरेंस है वो पहले वाले का कितना हो गया है, डबल, सिंस डेल्टा लेमडा डैश इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा लेमडा, दैट्स वाई lambda of k alpha minus hc upon e v dash equal to 2 times lambda of k alpha minus hc upon e into v। तो यहां से हम लोगों का इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 लेमडा और इधर लेमडा, तो ये इधर जाएगा तो एक लेमडा बच जाएगा, तो लेमडा ऑफ के अल्फा इक्वल टू ये 2 टाइम्स इधर आएगा 2 इंटू एच सी अपॉन ई वी माइनस एच सी अपॉन ई इंटू वी डैश। तो फाइनली वैल्यू इसका एच सी का वैल्यू वोल्टेज किलो वोल्ट 12.4 किलो वोल्ट, और एच सी का वैल्यू 12,400 लिखते हैं हम लोग, तो 2 टाइम्स 12,400 डिवाइडेड बाई किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई हुआ है तो ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, विच इज 12.4 इंटू 10 टू दी पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब 12,400 रखेंगे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो ये एंगस्ट्रॉम हो गया टोटल, माइनस 12,400 डिवाइडेड बाई ये ई वी डैश दैट इज 24.8 इंटू 10 टू दी पावर 3, इतना एंगस्ट्रॉम ये हो गया। तो फाइनली लैम्डा ऑफ के अल्फा, ये हम लोगों का 12,400 ये भी हो गया तो कैंसिल हो गया, तो ये यहाँ 2 बच गया, और ये 12 इसका डबल था तो 12,400 का ये डबल वैल्यू है नीचे वाला, तो ये 1/2 हो गया, तो इट इज सिंपली 2 माइनस 1/2 विच इज 3/2 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 1.5 एंगस्ट्रॉम हो गया हम लोगों का के अल्फा। दिस इज वैल्यू ऑफ के अल्फा। तो ये था हम लोगों का के अल्फा वेवलेंथ दैट इज 1.5 एंगस्ट्रॉम।